हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव, जो कि एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है और बहुत से बच्चों को मुश्किल भी लगता है। ठीक है, बट आज इस वीडियो में हम यूज करेंगे स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और समझेंगे इसे बहुत ही मस्त तरीके से, तो सबको बिल्कुल मजा आ जाएगा और कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो तैयार है सभी लोग? मैं हूं रोशनी फ्रॉम LearnoHub, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। So are we all ready? Let's get started. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नाम ही है काफी भारी भरकम। कॉलिगेटिव, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो वर्ड का ओरिजिन देखते हैं। कॉलिगेटिव वर्ड को अगर आप तोड़ो तो इसमें दो हिस्से हैं। को मतलब टुगेदर, लिगेटिव आया है एक वर्ड से जिसका मतलब होता है टू बाइंड, मतलब टू बाइंड टुगेदर, साथ में। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ध्यान से सुनना, ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जो डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स थे कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक स्टोरी का एग्जाम्पल लूँ तो लेट अस सपोज कि एक दुकान है। अब उस दुकान में बैठने वाला जो दुकानदार है वो कुछ भी किसी भी चीज़ का दुकान है, सामान बेच रहा है, तो कितने लोग उस दुकान में आके सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस दुकानदार को कितना फायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कस्टमर्स बहुत गुस्से वाला है या बहुत शांत है या फिर लंबा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस दुकानदार के प्रॉफिट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर्स बाइंग थिंग्स। जितने लोग, नंबर ऑफ लोग जो सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक उसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंडेंट है। सॉल्यूट किस तरह का है, किस नेचर का है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। दूसरा प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलो शुरू करें। तो बच्चों शुरुआत करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जा करके देखो उस वीडियो को, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलो देखते हैं कि यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो भाई राउल्ट जो थे, जिन्होंने राउल्ट्स लॉ दिया था, उन्हीं राउल्ट्स ने ये भी कहा था कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने नंबर में है, कितनी संख्या में है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। ठीक है, कैसे? एक सिचुएशन लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सिचुएशन है जहां पर प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है जहां पर प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक सॉल्यूशन में है, इसका मतलब उसमें कुछ सॉल्यूट भी है। ठीक है, इन दोनों केसेस में मेरे वेपर प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है? पहले केस में जब उस प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जो हाई एनर्जी में है, हीट करोगे तुरंत वेपराइज होंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरे केस में जहां पर थोड़े बहुत सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, क्या हो गया? सरफेस पे कुछ कुछ जगह सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ले लिया यार, तो अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पहले से कंपैरिजन में कम है, तो इसीलिए यहां पर वेपर प्रेशर भी पहले के कंपैरिजन में कम है। तो बोलने का मतलब है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही मैंने बढ़ा दिया सॉल्यूशन में, जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसमें सॉल्यूट था ही नहीं, अब जब मैंने सॉल्यूट उसमें डाल दिया तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए तो ओवरऑल मेरा वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इसीलिए हम बात कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं उन्हीं शॉपकीपर की बात करूं वापस से, अगर मैं स्टोरी में वापस जाऊं
तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यार उसके दुकान में ना लोगों की भीड़ तो बहुत हो रही है, ठीक है, बट अब उस क्राउड के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए हैं दुकान में जिनके पास पैसे ही नहीं है। अब वो दुकान में तो घूम फिर रहे हैं, सामान देख रहे हैं, सामान उठा के बास्केट में डाल भी रहे हैं, लेकिन सामान वो खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ दुकान का जो एरिया है उसी को कवर कर रहे हैं, राइट, बट वो एज सच उसके प्रॉफिट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो आ रहे हैं, पैसे लेके नहीं आ रहे हैं, ऊपर से वो अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं नहीं पापा यहाँ पर ये सामान अच्छा नहीं है, चलो दूसरे दुकान से लेंगे, और वो उनको भी लेके चले जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले जितने की सेल हो रही थी अब उससे भी कम की सेल हो रही है, क्योंकि इन बच्चों की वजह से एक तो उन्होंने जगह घेर लिया और उस चक्कर में ये काफ़ी लोगों को भगा दे रहे हैं। काफ़ी नए सारे कस्टमर्स आ रहे हैं तो उन्हें दिख रहा है कि यार ये तो जगह भरा हुआ है, हमारे लिए जगह ही नहीं है, तो जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो आ ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं है कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि मेरा जो वेपर प्रेशर है भैया वो घट जा रहा है। तो चलो अब देखते हैं मैथमेटिकली। तो लेट अस सपोज इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसा था और बाद में जाके लेटर सिचुएशन ऐसा हुआ। मतलब इनिशियली क्या था, मेरे पास सिर्फ सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और लेटर से कि उस टाइम पर ये जो सॉल्वेंट था इसका जो वेपर प्रेशर था वो था P1 नॉट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का जनरली हम नॉट लगा देते हैं वेपर प्रेशर डिनोट करने के लिए। बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने इसमें ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब भैया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो वही है जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है क्योंकि वो वोलाटाइल है ही नहीं, राइट, तो वो वेपोराइज हो ही नहीं रहा है। तो इस केस में लेट अस सपोज कि मेरा जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, P1, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर फिर जो मेरा सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर चेंज क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि देखो ना ये ऊपर का लेयर में अब सिर्फ ब्लू बॉल्स नहीं है, रेड बॉल्स ने भी इतना सारा जगह खा लिया है, राइट। तो सरफेस पर मेरे ब्लू बॉल्स कम है, अब चूंकि कम है तो वेपोराइज भी ये कम ही हो रहे हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ 3 ही बॉल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 थे, है ना। तो यहाँ पर हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि भाई वेपर प्रेशर मेरा रिड्यूस हो गया है, बट देखना ये है कि कितना रिड्यूस हुआ है, राइट। तो अब अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, मतलब अगर मैं पूछूं कि भाई कितना रिड्यूस हुआ, तो उसे हम डेल्टा P1 से डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा P1 क्या होगा, पहले जितना था विच वॉज P1 नॉट, और अभी कितना है विच इज P1, ठीक है। इतना लोअर हुआ है, इतना घटा है, इतना रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर हेल्प लेंगे राउल्ट्स लॉ का, ठीक है। राउल्ट्स लॉ ने हमें क्या बताया था, राउल्ट्स लॉ बताता था कि जो P1 है दिस इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1, राइट, कि मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बताता है राउल्ट्स लॉ, है ना। तो बस वही लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर मेरा सारा फोकस किस पे है, एक्सप्रेशन मुझे निकालना है, हाउ डू आई कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो P1 नॉट माइनस P1 की जगह हम लिख सकते हैं P1 नॉट Chi1, तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं P1 नॉट इंटू 1 माइनस Chi1, ठीक है। 1 माइनस Chi1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 ही कंपोनेंट है 1 एंड 2, तो मतलब Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस Chi1 को हम लिख सकते हैं P1 नॉट Chi2। तो बच्चों ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा P1, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ। बट मुझे कौन से वैल्यू पे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग में क्या फर्क है, रिलेटिव लोअरिंग मतलब कितना घटा विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रिलेटिव टू जो इनिशियल वैल्यू थी उसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब हुआ डेल्टा P1 विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रिलेटिव टू इनिशियली जो वैल्यू थी, इनिशियली क्या थी P1 नॉट, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा P1 की वैल्यू क्या है, ये है P1 नॉट बाई Chi2, तो इसको लिखेंगे P1 नॉट बाई Chi2 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Chi2। Chi2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये 2 किसके लिए है,
Chi2 सॉल्यूट के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो Chi2 है इसको ध्यान देना है, ये क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो भाई ये जो सॉल्यूट था ना, मतलब देखो ये साफ साफ मैथमेटिकली हमें बता रहा है कि ये जो वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग हो रही है ये किसके वजह से हो रही है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। तो बेस्ड ऑन कि तुमने कितना सॉल्यूट डाला डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। तो समझ में आया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो Chi2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काम आएगा, मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था यहाँ पर, दैट इज डेल्टा P1 बाई P1 नॉट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम बात करते हैं एक एक्सेप्शन केस की। अब मान लो मैं एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रही हूं जहां पर जो मेरा सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, मतलब जिसमें आप पानी बहुत डाल देते हो, बेसिकली जिसमें आप सॉल्वेंट बहुत डाल देते हो। मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के मुकाबले काफी कम है। यही मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम एक और अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस, और वो ये है कि डेल्टा P1 बाई P1 नॉट यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि Chi2 के बराबर है, इसको हम N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ना लिख के हम लिख सकते हैं N2 बाई N1। ऐसा क्यों, क्योंकि चूंकि N2 जो है वो N1 से बहुत छोटा है, इसका मतलब है N1 प्लस N2 जब हम करेंगे तो N1 इतना बड़ा है और उसके साथ में एक छोटा सा N2 है, तो इसको हम काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिनोमिनेटर में N1 प्लस N2 था उसको हम सिर्फ N1 भी लिख सकते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया मैथमेटिकली, अमेजिंग। अब देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम्स पर मोल विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझेंगे। यहां पर क्या है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है मेरे पास और मेरा सॉल्वेंट क्या है, ऑक्टेन। ऑक्टेन मेरा सॉल्वेंट है। ऑक्टेन क्या होता है, याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, एल्केन। ऑक्टेन, ऑक्ट मतलब 8, इसमें 8 कार्बन होंगे और एन है मतलब ये एल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, CnH2n+2 यानी कि 18, C8H18, ये है मेरा ऑक्टेन। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि इसका वेपर प्रेशर जो है इज रिड्यूस्ड टू 80%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली, ये लेट्स से इनिशियल सिचुएशन है, तो लेट्स से इनिशियली जो मेरा वेपर प्रेशर था दैट इज P1 नॉट। ठीक है, लेटर बाद में जाके मेरा वेपर प्रेशर कितना हो गया, ये रिड्यूस हो गया और यहां पर जो मेरा वेपर प्रेशर है P1 वो कितना है, वो 80% ऑफ P1 नॉट है। ठीक है, यानी कि 0.80 ऑफ P1 नॉट। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम इनके बीच में हमने रिलेशन तो ऑलरेडी निकाला था, है कि नहीं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि ये होता है डेल्टा P यानी कि लोअरिंग विथ रिलेटिव टू इनिशियली जो वैल्यू थी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा P1 क्या होगा, पहले जो था माइनस अब जो हो गया है, डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.8 P1, तो 0.8 P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 0.2। ठीक है, ये डेल्टा P1 बाई P1 नॉट की वैल्यू निकल गई।
लेकिन अभी अभी हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था उस एक्सप्रेशन के हिसाब से, अभी अभी जो हमने देखा था मैथमेटिकली, उसके हिसाब से ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू chi2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब डेल्टा P1 बाई P1 नॉट की वैल्यू तो हमने निकाल ली है 0.2, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, N2 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलो यहां साइड में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस से हम बात करते हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास इज समथिंग जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो लेट अस से उसे हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है 40, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी x/40। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, ऑक्टेन, तो इसका गिवन मास कितना है 114 ग्राम्स, और इसका मोलर मास कितना होगा C8H18 है। ठीक है, तो इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, C8H18 कार्बन का कितना है, कार्बन का होता है 12 इंटू 8 एटम्स है, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 18 एटम्स है, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 18 दैट इज 114। ठीक है, तो यहां पर इसका मोलर मास 114, तो गिवन मास भी 114, मोलर मास भी 114, तो यानी कि इसका N1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो मैंने N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने निकाल लिया है, तो यहां पर हम वही वैल्यूज डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू x/40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x/40। अब ये क्या है, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है जिसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 10 ग्राम्स एंड दैट इज द आंसर। सिंपल, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, राइट? तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब प्योर सॉल्वेंट, जैसे मान लो प्योर पानी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसी पानी में अगर आप कुछ सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाओगे तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब कोई चीज का एलिवेट हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाएगा? ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि कोई भी सब्सटेंस बॉयल कब होता है, कोई भी लिक्विड आपके पास अगर हो, वो बॉयल तब होता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी लिक्विड बॉयल कब करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल करने लगता है। ठीक, समझना है। लेट अस से ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब दोनों बराबर हो गए तो ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक, उस प्योर सॉल्वेंट का लेट से बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट मिला दिया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें सॉल्यूट मिलाया तो क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया। अभी देखा था ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूट मिलाते ही वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसका भी वेपर प्रेशर कम हो गया। लेकिन भैया इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो यानी कि अब जो है, जिस टेम्परेचर में ये पहले बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे अब बॉयल नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टेम्परेचर में तो अब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब मुझे और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फाइनली एक टेम्परेचर आएगा जहां पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और जब वो बॉयल करेगा। इसका मतलब अब जो मेरा ये सॉल्यूशन है ये उसी टेम्परेचर पे बॉयल नहीं कर रहा है, अब मुझे इसे और हीट करना पड़ रहा है। तो यानी कि इसका जो वो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब एलिवेट हो गया है, वो अब बढ़ गया है।
राइट तो चलो मैथमेटिकली देखें। तो यहां पर भी देखते हैं बच्चों दोनों सिचुएशन। तो लेट अस से कि इनिशियली और बाद में बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है। लेट अस सपोज कि इनिशियली जब ये प्योर सॉल्वेंट था, देखो इसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, तो जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो उस केस में लेट अस सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट था TB नॉट। प्योर के लिए ना ये नॉट यूज करते हैं, याद रखो। बाद में जाके हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इस केस में अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब ये सॉल्यूशन है, और अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हो गया TB। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या जानने में इंटरेस्ट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन को लेट से हम डिनोट करते हैं डेल्टा TB से। डेल्टा मतलब एनी चेंज, एनी डिफरेंस। तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, जो बाद में बॉइलिंग पॉइंट है माइनस जो पहले बॉइलिंग पॉइंट था, क्योंकि बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, एलिवेट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है या फिर ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M से। M क्या है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पढ़ा था ना मोलैरिटी, मोलालिटी, राइट। तो ये वही मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, मतलब मोलालिटी है उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इससे हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि भाई हमको ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, इसको हम इक्वल टू में चेंज कर देंगे, यहां पर एक कांस्टेंट डाल देंगे। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, ये जो KB है, इस KB को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। ठीक है, अब देखो ये आपको और किस तरीके से काम आ सकता है। अब देखो मोलालिटी जो है यहां पर, मोलालिटी यानी कि M, ये मोलालिटी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलालिटी। इसमें L है यानी कि लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, यही होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम 2 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हो जाएगा W1 इन kg। अब यहां पर लेटर सपोज कि मैंने W1 और W2 इन दोनों को लेट से मैंने ग्राम्स में लिया है, तो अगर यहां पर मुझे kg में चाहिए तो W1 डिवाइडेड बाय 1000 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी M के लिए वैल्यू। अब इसी वैल्यू को अगर हम इस डेल्टा TB के एक्सप्रेशन में डालें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, राइट, क्योंकि मैंने क्या किया, स्मॉल m की जगह ये लिख दिया पूरा। तो अब W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 ऐसे ही होगा, राइट। तो ये आ गया। अब देखो ये कैसे काम आएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अब मान लो मेरे पास गिवन मास दिया हुआ हो सॉल्यूट सॉल्वेंट का, और अगर मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ हो तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। अगर मेरे पास मोलर मास दिया हुआ है और मुझे निकालना है कि भाई कितना सॉल्यूट मेरे पास दिया हुआ है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट W2। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन में ना सारी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, कोई एक वैल्यू दिया हुआ नहीं होगा, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 grams of a non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene. The boiling point is raised to 354.11 केल्विन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले इतना था, अभी इतना हो गया है, देखो इंक्रीज हो गया है, 353.23 से 354.11 हो गया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
ठीक है, यानी कि मुझे M2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूट है तो उसको हम 2 से डिनोट करते हैं, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर एलिवेशन है वो कितना हो रहा है, डेल्टा TB इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 354.11 माइनस 353.23, ठीक है, विच इज 0.88। तो ये डेल्टा TB है। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज इक्वल टू KB इंटू M, जहां पर M मोलालिटी है, ठीक है। अब KB की वैल्यू भी यहां पर दी हुई है, राइट, तो इसीलिए यहां से हम आसानी से मोलालिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी 0.88 डिवाइडेड बाई KB, और KB की वैल्यू है 2.53, ठीक है। ये केल्विन में दिया हुआ है, ये केल्विन kg पर मोल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, सो दिस विल बी 0.88 डिवाइडेड बाई 2.53 मोल्स पर kg, ठीक है। अभी कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि और कैलकुलेशन अभी करनी बाकी है, ठीक है। ये तो मोलालिटी हो गया, लेकिन मुझे क्या पता है मोलालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, यानी कि W1 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि देखो यहाँ पर भी जितनी मासेस दी हुई हैं दे आर ऑल इन ग्राम्स, राइट, तो इसीलिए 1000 से डिवाइड भी किया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0.88 डिवाइडेड बाय 2.53। अब यहाँ पर M2 मुझे निकालना है, ठीक है, लेकिन क्या W1 W2 मुझे पता है, बिल्कुल पता है, 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी कि दिस इज W2, 90 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, यानी कि दिस इज W1, ठीक है। तो चलो वैल्यूज डालते हैं, तो यहाँ पर W2 की वैल्यू हो जाएगी 1.80 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 की वैल्यू है 90, दिस इज इक्वल टू 0.88 डिवाइडेड बाई 2.53। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि M2 इज इक्वल टू 1.80 इंटू 1000 इंटू 2.53 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 0.88, so this is equal to 58 grams पर मोल। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से पता चल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो है वो कम होगा कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला के जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसके लिए फिर से समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जब एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास पानी है, पानी को जब हम लो टेम्परेचर कम करते जाएंगे पानी का, जैसे ही एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पानी क्या होगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो है लिक्विड फेज में जब वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो फ्रीज करता है, ठीक है। मतलब लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, तब वो जो है वो फ्रीज करता है, एंड दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, लेट्स से एक मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट को मुझे फ्रीज कराना है, तो मैंने टेम्परेचर घटाया, फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आया जब इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब मान लो इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो अपने आप ही थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लोअरिंग होती है, वेपर प्रेशर कम हो जाती है। अब चूंकि वेपर प्रेशर ही इसका कम हो गया है तो इसको फ्रीज करने के लिए, इसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम हो गया है
ठीक है। अब इस वेपर प्रेशर को इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए मुझे टेम्परेचर को और नीचे लेके जाना पड़ेगा, राइट। जब टेम्परेचर और नीचे जाएगा तभी जाके ये जो लोअर्ड वेपर प्रेशर है ये इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, पहले अगर मान लो ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब जो है ये 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है, राइट। तो यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंड दैट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलो मैथमेटिकली देखें। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। तो इनिशियली हमारे पास लेट्स से प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और उस समय पे मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है लेट्स से दैट इज TF0। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है इसीलिए T, फ्रीजिंग के लिए एक F लगा दिया, और प्योर की बात कर रहे हैं तो TF0। लेटर बाद में जाके जब हमने इसमें ऐड किया क्या, सॉल्यूट, तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया, ये हो गया TF। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। ठीक है, तो डिप्रेशन जो चेंज होगा वो कितना होगा, डेल्टा TF, यानी कि इनिशियली जो फ्रीजिंग पॉइंट था माइनस बाद में जो फ्रीजिंग पॉइंट घट के हो गया। ठीक है, अब यहां पर भी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोलालिटी। तो इसीलिए यहां पर हम डेल्टा TF को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू KF इंटू M। देखो बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसका ऑब्वियसली अलग नाम देंगे, इसका नाम होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अब इसके कुछ नाम और भी हैं, जैसे इसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात की थी तो वहां पर हम इस KB को कहते थे मोलल कांस्टेंट, इसीलिए KF को डिफरेंट करने के लिए इसको हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और है विच इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अरे सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में मान लो आपको लिख दिया गया कि द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इतना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है, राइट। तो ये सारे जो नाम है ये सब KF के ही नाम है। ठीक है, अब अगर हम इस कांस्टेंट के यूनिट की बात करें, KF की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है केल्विन kg पर मोल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हालांकि कुछ खास बताने के लिए नहीं है क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने कर लिया है तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो मोलालिटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है इसीलिए बाई 1000 कर देंगे, एज्यूमिंग कि W1 और W2 जो है वो हम ग्राम्स में ले रहे हैं। अब इसी वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा डेल्टा TF जो है वो क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2। और ठीक पहले की तरह इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं हम कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, W1 W2 दिया हुआ है, आप M2 निकाल सकते हो। कभी M2 दिया हुआ है, डेल्टा TF दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है तो आप W1 निकाल सकते हो। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन के हेल्प से कोई भी वैल्यू अगर अननोन है तो उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले ये जो कॉन्स्टेंट्स हमने दो डिस्कस किए, KF और KB, ठीक है, एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का और एक बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक हमने इन कांस्टेंट्स के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं किया, राइट। तो अब आप ऐसा सोच सकते हो कि यार KF और KB की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। इसका सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। तो KF और KB की जो वैल्यू है, आई होप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो KF क्या है और KB क्या है। तो KB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हम मोलल कांस्टेंट भी कहते हैं। KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं।
ठीक है। तो और इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो R इंटू M1 इंटू TF², TF क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। तो यहाँ पर R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि देखो यहीं से पता चलता है कि ये जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा H फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं, दे आर ऑल ऑफ द सॉल्वेंट। इसीलिए KF KB की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, ना कि सॉल्यूट पे। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन यू कैन कीप हैंडी कि बाय चांस कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें आपको इस एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ जाए। ठीक है, चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बच्चों एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूं मैं। ठीक है, नॉर्मली हम सभी को पता है कि पानी बर्फ में फ्रीज किस टेम्परेचर पे करता है, 0 डिग्री पे, ये हम सभी को पता है। ठीक है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो 0 डिग्री के नीचे भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो फ्रीज नहीं करता है 0 डिग्री के नीचे भी। ऐसा क्यों होता है? सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट। तो सी वाटर जो है वो प्योर वाटर नहीं होता है, प्योर सॉल्वेंट नहीं होता है, उसमें हमने एक सॉल्यूट मिलाया हुआ होता है, उसमें सॉल्ट मिला देते हैं। जैसे ही सॉल्ट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो फ्रीज करेगा, वो पॉइंट भी और कम हो जाता है। तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं करता है, वो उससे भी कई कम टेम्परेचर पे जाके ही फ्रीज करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सी वाटर जो है वो 0 डिग्री के नीचे भी फ्रीज नहीं करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, डेल्टा TF जो है दैट इज 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये KF कांस्टेंट की वैल्यू है। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि मुझे क्या निकालना है, M2 की वैल्यू निकालनी है। और क्या क्या वैल्यू दी हुई है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, W2 की वैल्यू है। ये कितने में डिसॉल्व किया हमने, 50 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में, यानी कि W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इज 50 ग्राम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास दी हुई हैं। ओके, तो चलो अब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। हमें क्या पता था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। द रीजन हम डायरेक्टली वो बड़े वाले एक्सप्रेशन को नहीं लिखते हैं इज आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज दैट बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो KF इंटू M हम लिख सकते हैं। अब मोलालिटी क्या होता है ये हम सभी को पता है। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute. This entire thing divided by the mass of solvent in kg, यानी कि W1 divided by 1000, assuming कि ये जो given masses है they are in grams. Yes, and that is what it is. तो इसे हम लिख सकते हैं KF into W2 into 1000 divided by W1 into M2. ठीक है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि M2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TF। ठीक है, तो ये वैल्यूज डालते हैं। 5.12 इंटू W2 क्या है, 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 क्या है, 50 ग्राम्स, और डेल्टा TF क्या है, 0.40। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 256 ग्राम्स पर मोल। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? तो बच्चों, ऑस्मोसिस एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है उनकी मूवमेंट होती है।
ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस में हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है, एक समझ लो एक पर्दा होता है, नॉट एग्जैक्टली पर्दा बट समझ लो एक छलनी, जैसे हमारे पास चाय की छलनी होती है, राइट। आप चाय बना के उसमें छानते हो तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है लेकिन जो लिक्विड है वो पास हो जाता है, राइट। तो एक समझ लो इसी तरह का एक छलनी होता है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। भारी भरकम सा नाम है फिर से। मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके से एक वॉल समझो। सेमी परमिएबल मतलब सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिट करना, मतलब जो आधे चीज़ों को जाने देता है, आधे चीज़ों को परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो किन चीज़ों को परमिशन देता है? जो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स हों, जैसे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। किसको जाने नहीं देता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो स्लाइटली बड़े साइज के होते हैं जनरली, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा सेटअप जहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो बीच में, जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देता हो, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ऐसे रीजन से मूव करेंगे जहां पर उनका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, मतलब जहां पर ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से ये मूव करेंगे उस तरफ जहां पर कम सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब इट इज लाइक लेट अस सपोज एक पार्टीशन बनी हुई है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो आइडियली कैसा होना चाहिए? तो ये जो मेम्ब्रेन है, बीच का जो वॉल है, ये सिर्फ पैसे को फ्लो करने देगा, इंसान को नहीं, पैसे को फ्लो करने देगा फ्रॉम अमीर टू गरीब, मतलब फ्रॉम ऐसा रीजन जहां पर पैसा बहुत ज्यादा है टू ऐसा रीजन जहां पर पैसा कम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, टू ऐसा रीजन जहां पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब सवाल ये उठता है कि ये मूवमेंट कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, राइट। मतलब एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब है, पैसे का फ्लो भैया तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पार्टी बराबर रिच ना हो जाए। तो मतलब जो बहुत अमीर है वो थोड़े कम अमीर हो जाएंगे, जो गरीब है वो थोड़े अमीर हो जाएंगे, तो मतलब दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगे तो ये पैसे का मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे ही हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, सोच के देखो कि क्या हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कहीं पे ऑस्मोसिस देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कभी नोटिस किया है जब घर में कोई बुके आता है या फिर आप बाहर से फूल का गुलदस्ता खरीद के लाते हो और उसे आप क्या करते हो, एक फ्लावर वास में पानी में उसको डाल के रख देते हो, उससे क्या होता है, जो फूल है वो जल्दी मुरझाते नहीं है, वो कई दिनों तक फ्रेश रहते हैं। ऐसा क्यों? या फिर कई बार ऐसा होता है हल्का सा मुरझाया हुआ फूल को भी अगर आप पानी में डाल दो तो वो वापस से थोड़ा खिला खिला सा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? यहाँ पर भी वही चीज़ होती है, जो पानी है वो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर पानी कम है उस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट वो जो फूल या फिर वो जो स्टेम जिसके अंदर पानी बिल्कुल ड्राइड अप हो गया था, पानी ही नहीं था, उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है, एंड दैट्स हाउ वो थोड़ा सा लाइवली हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑस्मोसिस। अब बच्चों अक्सर ही ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसा है कुछ, तो हमने डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ा था अपने जूनियर क्लासेस में। तो भैया वो कंफ्यूजन मैं यहीं के यहीं क्लियर कर देती हूँ। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है? जिसमें स्पेसिफिक पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, यानी कि मूव कौन करता है? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर पाते हैं क्योंकि बीच में होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन उस फेनोमेनन को कहते हैं जहां पर पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूट मूव करेंगे। मतलब अगर मैं सेम सेटअप को लूं तो डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, इधर से इधर एक सॉल्वेंट जो है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जहां सॉल्वेंट कम है उस तरफ मूव करते रहेंगे। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो भी मूव करते रहेंगे, जहां सॉल्यूट ज्यादा है वहां से मूव करेंगे, जहां सॉल्यूट कम है उस तरफ मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि नेट दोनों तरफ से मूवमेंट चल रही है, सॉल्यूट भी मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट भी मूव कर रहे हैं, तो नेट मूवमेंट जिस तरफ हो रही है उसे हम कहते हैं कि नेट नेट डिफ्यूजन इस तरफ हो रहा है। मतलब अगर ज्यादा मूवमेंट सॉल्यूट की तरफ है तो हम कहेंगे कि भैया नेट नेट डिफ्यूजन राइट से लेफ्ट हो रही है, नेट नेट डिफ्यूजन लेफ्ट से राइट हो रही है, ठीक है। मतलब नेट मूवमेंट की बात करते हैं, बट एज सच यहां पर दोनों ही पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कुछ काम नहीं होता है। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, तो आई थिंक अब हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट के इस मूवमेंट को जस्ट स्टॉप कर सकता है कि रुक जाओ,
राइट कैसे स्टॉप करेगा? देखो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसा हो रहा था, लेट अस सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, ठीक है। मूवमेंट किसकी होने वाली है? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा? जहां पर सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। किधर सॉल्वेंट ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट में ऑब्वियसली, क्योंकि वहां तो सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। तो मेरा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, टॉय 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 मूवमेंट चालू है। मुझे इस मूवमेंट को रोकना है। रोकने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक प्रेशर लगा सकती हूँ दूसरे तरफ, मतलब सॉल्यूशन के साइड अगर मैं एक प्रेशर लगा दूँ, ऑपोजिंग प्रेशर, तो क्या होगा? मेरा ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट का वो जस्ट स्टॉप हो, मतलब उतना ही प्रेशर लगाओ कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ना सॉल्वेंट का वो बस स्टॉप हो जाए। तो वो मिनिमम प्रेशर जो है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है किस पे? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब कितना प्रेशर मुझे लगाना है। हाउ डू आई डिसाइड दैट? वो डिसाइड करूंगी मैं बेस्ड ऑन कि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मुझे बताएगा कि भैया कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे या कब तक मूव करेंगे, राइट। सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम डिसाइड करेंगे कि कितना प्रेशर लगाना है ताकि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो जस्ट रुक जाए, एंड दैट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं स्मॉल पाई इस तरीके से, ऐसे ही कैपिटल पाई हम ऐसे लिखते हैं, इसे कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज कैपिटल पाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी से, नॉट मोलैलिटी, दिस इज मोलैरिटी, ठीक है। और मोलैरिटी को यहां पर हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। और यहां पर सिर्फ मोलैरिटी ही नहीं, इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है। सो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या है? मोलैरिटी है, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? C जो है ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसको आप N2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू R इंटू T, राइट। तो इसे हम फर्दर लिख सकते हैं कि पाई इंटू V इज इक्वल टू N2RT। ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T। तो यहां से भी अगर हम देखें तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? W2RT डिवाइडेड बाय पाई V। अब इस एक्सप्रेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट टू मेमोराइज, आई एम जस्ट टेलिंग कि यहां से हम कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है सिर्फ इसको, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। बाकी तो पता ही है मोलैरिटी क्या होता है, ये तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब अपने आप डालते चले जाएंगे और सॉल्व होता जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की और हम ये नोटिस करते हैं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला प्रॉपर्टी है यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी अलग है, कुछ चीज़ें एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेजियस है। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, ना कि मोलैलिटी पे, ठीक है। एक तो उसका वो एडवांटेज है, और हम सबको पता ही है कि मोलैरिटी का मोलैलिटी पे क्या एडवांटेज है। जिन लोगों ने मेरे साथ देखा है इसका पार्ट 1 वो बताएंगे मुझे ये आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में ये जो भी प्रेशर की मेजरमेंट्स होती हैं दे हैपन अराउंड द रूम टेम्परेचर्स, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऐसे सॉल्यूशन हो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो मतलब सेम, और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है, खुद सोच के देखो, दोनों सॉल्यूशन का बिल्कुल सेम है, तो मेरा सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करेगा? किधर भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ सेम है। सो दोनों तरफ बैलेंस आउट हो रहा है। सो देयरफॉर नेट जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो किधर भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। आप लोगों ने सुना होगा राइट कि बहुत बार जैसे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और उन्हें पानी चढ़ाया जाता है, ऐसे ही कहते हैं हम, सलाइन वाटर का ड्रिप दिया जाता है,
राइट, इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू जो है नमक का पानी बॉडी के अंदर भेजते हैं, राइट। क्या होता है तो बहुत अच्छे से समझो। देखो, ऐसे ही अगर हम बॉडी के अंदर पानी भेज देंगे तो हमारे सेल्स के अंदर अगर पानी घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, राइट। अगर कुछ हम ऐसा सॉल्यूशन भेज दें जिसका प्रेशर कम हो तो क्या होगा, सेल्स के अंदर से पानी निकल के आ जाएगा तो सेल्स श्रिंक हो जाएंगी, तब भी दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो आप समझ रहे हो बारीकी से कि हाउ क्रिटिकल इट इज टू डिसाइड कि जो सॉल्यूशन हम भेज रहे हैं उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड है, राइट, उस फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसी के इक्विवेलेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्ट सॉल्यूशन हम भेजते हैं। तो उसी के इक्विवेलेंट प्रेशर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है दैट इज 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन हमें एग्जैक्टली 0.9% कॉन्सेंट्रेशन का ही भेजना है। अगर इतने कॉन्सेंट्रेशन का भेजेंगे तो क्या होगा कि ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ये 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन या सैलाइन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऐसे केस में ना तो सेल्स के अंदर से पानी निकल के आएगा, ना ही बाहर से पानी सेल्स के अंदर घुसेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि हमने जो सॉल्यूशन भेजा, जो सैलाइन सॉल्यूशन भेजा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है। कभी भी हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं मतलब उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब मुझे ये बताओ कि सॉल्वेंट किधर से किधर फ्लो करेगा, पानी किधर से किधर फ्लो करेगा, जिधर पानी ज्यादा है, राइट। तो अगर जो पानी मैंने भेजा उसमें सॉल्ट ज्यादा है मतलब उसमें पानी कम है कंपैरेटिवली, तो पानी ज्यादा ब्लड सेल्स के अंदर है, तो ऐसे केस में पानी कहां से कहां फ्लो करने लगेगा, ब्लड सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो ऐसे केस में मेरे ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन था वो ज्यादा था, दैट इज व्हाई इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका उल्टा केस भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि जो सैलाइन सॉल्यूशन हम भेज रहे हैं उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% से कम है, यानी कि उसका जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था उससे कम है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यानी कि इस केस में मेरे सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर होगा, फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर होगा, बाहर से ब्लड सेल्स की अंदर। यानी कि यहाँ पर मेरे जो सेल्स हैं वो स्वेल अप कर जाएंगे, राइट। यहाँ पर सेल्स मेरे स्वोलन हो जाएंगे और इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस की बात की, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम ऑन ऑस्मोसिस। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यानी कि इस प्रोटीन का सॉल्यूशन है जिसमें 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो ये 1.26 ग्राम क्या है, ये गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट है, तो ये W2 की वैल्यू है, ठीक है। और 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ये टेम्परेचर है, इज 2.57 इंटू 10⁻³ बार, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, पाई की, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन जो कि मेरा सॉल्यूट है इसका मोलर मास निकालना है, यानी कि M2 की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है दैट इज इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या है, C इज मोलारिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज V, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर्स, दिस इंटू R इंटू T, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो 200 सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम लीटर में अगर चेंज करें तो इट विल बी 0.2 लीटर्स,
ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं। W2 की वैल्यू है 1.26 डिवाइडेड बाई M2 इज समथिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, सो R इज 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, इनटू T की वैल्यू है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर्स, ठीक है, और ये पाई की वैल्यू दी हुई है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बेसिकली देखो सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सिर्फ M2 नहीं पता है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो M2 की वैल्यू निकल के आएगी 61022 ग्राम्स पर मोल। तो कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से कर सकते हो। आई एम मोस्टली ट्राइंग टू गाइड यू ऑन द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लो, अगर कोई मिस्टेक्स भी रही तो यू कैन रेक्टिफाई देम ऑन द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो ये था ऑस्मोसिस का प्रॉब्लम। तो बच्चों ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब हम ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझेंगे विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरओ, ये आरओ जो है ये एक बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आता है। इनफैक्ट अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर हो तो आपने ये टर्म सुना होगा आरओ, घर पे आरओ लगा हुआ है, राइट। सो व्हाट इज दिस रिवर्स ऑस्मोसिस? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अभी अभी हमने क्या देखा, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मेरा सॉल्वेंट का पार्टिकल जो है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मुझे इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना है तो मैं क्या करूंगी, एक प्रेशर लगाऊंगी जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही प्रेशर होता है जिससे ये सॉल्वेंट का मूवमेंट सिर्फ रुक जाए। अब मान लो अगर मैं ये प्रेशर को इंक्रीज करती रहूं, ज्यादा प्रेशर लगाऊं, तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट पहले तो रुक जाएगा, बट उसके बावजूद भी आप अगर इधर प्रेशर लगाओगे तो उल्टे डायरेक्शन में सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा, है कि नहीं। पहले क्या हो रहा था कि मेरे सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूव कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, उतना लगाया जिससे ये मूवमेंट स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो गया। उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, अब क्या होगा, मूवमेंट उल्टे डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी, यानी कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन वाले साइड से प्योर सॉल्वेंट वाले साइड में मूव करने लग जाएगी, राइट। तो सोच के देखो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इधर से सॉल्यूशन वाले साइड से वाटर जो है, साफ पानी जो है वो निकलता चला जाएगा प्योर सॉल्वेंट की तरफ, राइट। तो मेरा वाटर क्या हो रहा है, एक तरीके से प्यूरिफाई हो रहा है। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस का दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल यूटिलिटी कि ये डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के काम आता है, मतलब वाटर में से सॉल्ट को हटाने के काम आता है, वाटर में से गंदगी को हटाने के काम आता है। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। अभी तक हमने चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं और उन्हीं के ऊपर बेस्ड करके है ये क्वेश्चन। Two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. तो यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक AB2 और दूसरा AB4, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं हम AB2 कितना ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ AB2 इन 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, और ये हम कितना ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ AB4 इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। उससे कितना लोअर हो रहा है, मतलब डेल्टा TF जो है उसकी वैल्यू इस केस में है 2.3 केल्विन और डेल्टा TF की वैल्यू इस केस में है 1.3 केल्विन, ठीक। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन kg पर मोल। तो ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू फॉर KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, मुझे A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे उसी से जो हमें पता है, जैसे कि हमें कौन कौन सी चीजें पता है, हमें एक रिलेशनशिप पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ये रिलेशन हमें पता है। अब इसी रिलेशन को हम इन दोनों के केस में लगाएंगे, AB2 के केस में और AB4 के केस में, ठीक है। तो अगर AB2 के केस में हम लगाए, लेट अस से दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, यानी कि हम बात करेंगे AB2 की।
तो Ab2 के केस में अगर हमें डेल्टा TF की वैल्यू पता है, KF की वैल्यू पता है, तो फिर M की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलालिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा TF डिवाइडेड बाई KF, दैट इज 5.1। ठीक है, अब ये मोलालिटी होता क्या है, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम, ये क्या है W2, राइट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लेट्स से विच इज M1। ठीक है, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट जो कि दिया हुआ है 20 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि मास हम केजी में लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय 5.1। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा M1 की वैल्यू विच इज 110.87 ग्राम्स पर मोल। ये M1 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन मुझे निकालना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। मुझे A और B का एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो अभी ये हमने निकाला M1 विच इज व्हाट, विच इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहां अब हम आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 इज AB4। ठीक है, अब देखते हैं AB4 के केस में। तो AB4 के केस में भी सेम चीज होगी, मोलालिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा TF विच इज 1.3 केल्विन डिवाइडेड बाय KF विच इज 5.1। मोलालिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पर यही है 1 ग्राम्स, सो दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो लेट्स से M2 ले लेते हैं उसको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाय 5.1। आंसर अलग आएगा क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा TF की वैल्यू है वो अलग है, पहले 2.3 थी अभी 1.3 है। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें M2 की वैल्यू मिलती है विच इज 196.15 ग्राम्स पर मोल। तो बच्चों ये देखो ध्यान से कि ये M1 और M2 क्या है, M1 है मोलर मास ऑफ AB2, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ AB4, राइट। तो ये M1 क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसी को आंसर लिख देंगे, दिस इज मोलर मास ऑफ AB2। ये M2 क्या है, दिस इज मोलर मास ऑफ AB4। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर अब हम एक बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ AB2 कितना होना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम AB2 का मोलर मास। लेट अस सपोज कि A का एटॉमिक मास है स्मॉल a। ठीक है, लेट अस से A का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, स्मॉल a। B का एटॉमिक मास है स्मॉल b। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो AB2 का मोलर मास उस लॉजिक के हिसाब से कितना होना चाहिए, A प्लस 2B। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, A प्लस 2B इज मोलर मास, बट मोलर मास की वैल्यू तो मैंने यहां पर निकाली है, सो दिस शुड बी इक्वल टू 110.87। ठीक उसी तरीके से अगर मैं AB4 की बात करूं, अगर मैं मान लूं कि A का मोलर मास इज स्मॉल a, B का मोलर मास, B का एटॉमिक मास इज स्मॉल b, तो AB4 का मोलर मास होगा A प्लस 4B, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, मोलर मास विच इज 196.15। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो मुझे स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू मिल जाएगी, और स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है, दे आर एटॉमिक मासेस ऑफ a एंड b। ठीक है, तो बस यहां पर हम वही करेंगे, इन दोनों को लेट अस सपोज कि हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, -2b is equal to -85.28 and finally I get b is equal to 42.64। ठीक है, इतना ग्राम्स पर एटम्स।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मिल गई तो ए की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ए हो जाएगा 110.87 माइनस 2 इंटू 42.64 विच विल कम आउट टू बी 25.59। तो इस तरीके से हम ए और बी के एटॉमिक मासेस निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि मुश्किल था, लेकिन इस क्वेश्चन पे अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे, वो यहाँ पर मोलर मास तक तो निकाल लेंगे और मोलर मास के बाद जो है उनकी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये मोलर मास निकाल लिया, यही निकालना था, बट निकालना था एटॉमिक मास। तो इसीलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बच्चों अब एक आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस लेसन का, विच इज एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, कोई भी ऐसा मोलर मास जो उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से या तो कम है या फिर ज्यादा है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये एबनॉर्मल मोलर मास पिक्चर में कब आता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट अस टॉक अबाउट एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड। एसिटिक एसिड और बेंजीन का अगर हम सॉल्यूशन देखें, इन दोनों का कॉम्बो अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड जो है बेंजीन में जाकर के हमेशा डाइमर बनाता है। मतलब दो एसिटिक एसिड जो है साथ में मिलकर के एक यूनिट बना देता है। डाइमर मतलब दो मोनोमर मिलके बनाते हैं डाइमर। तो देखो स्ट्रक्चर को, इसमें देखो दो एसिटिक एसिड के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चूंकि ये डाइमर्स बनाता है तो होता क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में हमें मिलता है, उनमें फर्क होता है, क्योंकि ये डाइमर्स बना लेता है। तो बेसिकली दो यूनिट ने मिलकर के एक बना दिया है पार्टिकल, राइट। तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज आती है एंड दैट इज वेयर दिस एबनॉर्मल मोलर मास कम्स इनटू पिक्चर। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वैन टॉफ ने निकाला एक फैक्टर जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और उसे हम कहते हैं वैन टॉफ फैक्टर, क्योंकि वैन टॉफ ने निकाला है। ठीक है, तो इस फैक्टर का काम ही ये होता है कि ये हमें ये बताता है कि कितना एक्सटेंट, मतलब एसोसिएट या डिसोशिएट अगर हो रहा है कोई भी मॉलिक्यूल, तो किस एक्सटेंट तक हो रहा है। तो इसे मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई की जो वैल्यू होती है, वैन टॉफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अभी मैंने एबनॉर्मेलिटी की बात की थी, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, राइट। सो नॉर्मल बाय एबनॉर्मल जो रेशियो है दैट इज वैन टॉफ फैक्टर। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टर्म्स में बात करो तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में डिसोसिएशन के बाद और डिसोसिएशन से पहले, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव वेज हैं टू डिफाइन वैन टॉफ फैक्टर। ठीक है, और वैन टॉफ फैक्टर को हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी इन्वॉल्व करते हैं। अब आप पूछोगे कि कॉलिगेटिव फैक्टर में ये कैसे आते हैं। देखो अभी तक हमने कॉलिगेटिव कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, राइट। और देखो उन चारों में कैसे ये आता है। शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिलेटिव टू द इनिशियल वेपर प्रेशर। ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके बराबर होता था, Chi2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, जिसे हम कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम N2/N1 लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन वैन टॉफ फैक्टर कहाँ आ जाता है, इसी के साथ हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंक्लूड वैन टॉफ फैक्टर। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता था, KB इंटू M मोलैलिटी। यहां पर भी हम इंक्लूड कर देते हैं वैन टॉफ फैक्टर I को। उसी तरह जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या होता था, KF इंटू M। यहां पर भी हम इंक्लूड कर देते हैं वैन टॉफ फैक्टर I। अगर बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, पाई इज इक्वल टू CRT, यहां पर भी वैन टॉफ फैक्टर I इस तरीके से आ जाता है।
तो देखो इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस वैन टॉप फैक्टर को हमने इंक्लूड क्यों किया? टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कि भैया जितने हमें मिलने चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसकी वजह से हो रहा है, इस आई की वजह से हो रहा है, एंड दैट्स हाउ वी इंक्लूड दिस आई। तो कई बार आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको वैन टॉप फैक्टर भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक, और उसी के साथ हम आ चुके हैं सॉल्यूशंस चैप्टर के भी एंड तक। तो हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस को खत्म किया है 3 वीडियोस में, बट तीनों बिल्कुल धमाकेदार धांसू वीडियोस हैं जिनको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स पक्का से हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट्स पे जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, और आप तब तक प्रैक्टिस करते रहो, खूब मजे से पढ़ते रहो, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।